अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आबिद सुल्तान की ज़िंदगी तलख हादसे से इससे छीन ली थी जिसे वो पिछले 25 सालों से जीता आ रहा था। उसकी रातें बेआरामी और दिन बेसुकूनी का गहरा साया थी। बहुत से खौफजदा था। हिंसा के लिए उसकी बढ़ती शिद्दत उसे दिन ब दिन वहशी बना रही थी। उसे बेसुकूनी को वो हिंसा के वजूद को उतार तरह करके उतार देना चाहता था। वो मात देना चाहता था अपने इस खौफ को जिसने उसकी ज़िंदगी में कांटों के सिवा कुछ ना छोड़ा था। उसका वजूद एक दहकता लावा था। वो सिर्फ अपनी तपश से इस रास्ते में आने वाले हर इंसान को खाकसार कर देती की ठान चुका था। हिंसा में काल उसकी ज़िंदगी का वो बाप थी जिससे वो चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा पाता था। उसका नाजुक सरापा अब्बस सुल्तान की वहशतों को बढ़ावा देता। उसे नई दलदल में धकेल गया। अब्बस अब्बास हमजा को हर उस तकलीफ से रोशनाना करवाना चाहता था जो वो कर रहा था। उसे इस पर अजियत लम्ब से आशना करवाना चाहता था जिसके निशान आज तक अब्बास सुल्तान के वजूद पर मौजूद है। वो अपने हाथ दर्द को हिंजा में काल के सुपुर्द करता उसकी तश्कीन को महसूस करना चाहता था जिसने उसे उसका सब कुछ छीन लिया था। हिंजा में काल उसका इश्क ना थी ना कोई मोहब्बत। वो तो सिर्फ उसकी एक दासी थी जिसे अब्बास सुल्तान बहुत जल्द अपने सीने में कैद किए उसका दिल नोचना चाहता था। उसकी रूह पर कारीवार करता वो उसे लहू लहान करना चाहता था और वो कर रहा था। वो अब्बू सुल्तान था। उसे बादशाही करनी थी इस नन्हे से दिल की मालिक लड़की पर। उसे मोहब्बत के जहर को पिलाना था ताकि इस जहर का असर ताउम्र हिंजा मिकाल को नोच नोच कर बिखेरता रहे। इतनी नफरत थी अब्बू सुल्तान के दिल में, पर वो बेबस था अपनी नफरत के लिए। लोग मोहब्बत के लिए जीते हैं पर अब्बू सुल्तान नफरत के लिए अपने वजूद को अब तक एक पर्त में छुपाता आया था। उससे पहले कि अब्बस हर हाथ पार करता हिंजा के वजूद पर अपना तसलसल जमाता, जमाके से एक अजियत के नाक ने उसके जहन में अपनी परछाई दिखाई जिसे सोचते अब्बास सुल्तान के लबों से बिल्कुल करीब जाता साथी से आंखें बीच गया था। नीली आंखों में किरचियां से चुभने लगी थी। अब्बास ने बिना एक लम्हा जाए किए हिंजा के वजूद को बेदर्दी से बेड से नीचे फेंका। हिंदा जिसकी तबीयत पहले ही खराब थी इस बेरहमा सलूक पर अपने सर में दर्द की टीसें उठते हुए महसूस करने लगी। उसे पहले की हिंसा संभलती अगले ही लम्हे उसकी गर्दन आबस के हाथ में थी। आपस ने झटके से उसकी कमर में हाथ डाले हिंसा को होते करीब किया था। आबस की आग की मानत सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हिंसा तड़प गई थी। हिंसा का सांस उसकी आंखों में छाई वैसे देखकर रुक सा गया था जब आबस की दरार कमरे में गुजे थे। सांस लो हिंसा में कार डैमेट तेज लहजे में शेर की सी गुराहट थी। हिंदा की सिसकी बन गई थी और वो मुंह खोले गहरे गहरे सांस बनने लगे। आज तो हिंदा को लग रहा था कि डेवल उसकी जान लेकर रहेगा। दबाव में उठते दर्द ने जैसे और जान करनी की थी। हिंदा अपनी सूजी हुई आंखों से उसे इल्तिजा करी थी। दर्द से उसकी नसें फटने वाली हो गई थी पर वो बेहिस बना अपनी बड़ास निकालता उसको तकलीफ नजरअंदाज कर गया था। प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े। हिंजा अजियत की हदों को छूती हुई इस बेरहम सफाकशिश के सामने इल्तिजा कर गई जिसे तो उसकी मौत तक से कोई मतलब ना था। हिंजा के रोने पर आबस मुस्कुराता हुआ उसे दरवाजे से पिन कर गया था। सर जो पहले ही दर्द से भारी हो रहा था अब तो जैसे फोड़े की मानत दुखने लगा था। अब उसको एहसास हुआ कि वो अगर दुश्मन ना होती, कातिल ना होती तो हिंजा मिकाल से मोहब्बत दीवानगी की हद तक वाजिब होती। पर अगले ही लम्हे वो सत हाथों से हिंजा के कमरों को जकड़ता उसे अपने सीने से लगाता उसके लबों पर झुक गया। अंदाज बेहद सहा था, एक शिद्दत थी उसके लम्स में। आज वो हिंजा के सांसों से बहकता हुआ महमूद था पर यह पागलपन हिंजा की रही से जान भी निकाल गया। जब डेवल का हाथ अपनी शर्ट पर महसूस हुआ हिंजा ने कपकपाते हाथों से उसकी शर्ट दबोची। खुद को जी का सैराब करता हिंजा के लबों पर जख्म देता वो दूर हुआ। दोनों की सांसों का तसलसल बुरतान से बिखर चुका था। हिंजा उसे ज्यादा अपने हवास बहाल ना रख सकी और आबस की बाहों से रेत की तरह फिसलते चले गए। उसके बेहोश होने पर शायद आबस को खुद होश आया। वो जल्दी से बाहों में बड़े बेड पर लटाते हिंसा का चेहरा थपथपाने लगा। हे हनी, वेक अप। सो यू सिली गर्ल, तुम जानती हो कि तुम्हारे ये बहाने, ये नाजुक मिजाजी मुझे तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकती। डार्लिंग वेक अप। अब्बास का अंदाज इंतहाई मोहब्बत जताने वाले शोहर की तरह था जिसे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत ही लगाव था। अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। हिंसा मिकाल को रसवा करके हिंसा को लिए वे अब्बास वापस पैलेस के लिए निकल चुका था। उसका प्लान तैयार था कि उसे क्या करना है। हिंसा को उससे दूर तो वो किसी कीमत पर नहीं रख सकता था पर उसके साथ जो करने वाला था उसे सुल्तान पैलेस मंसूर होने में चंद सेकंड लगते। 2 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद अब्बास की शानदार BMW सुल्तान पैलेस के सामने आकर रुकी। उसने उतरकर जल्दी से दरवाजा खोलते हुए हिंसा को बाहों में बढ़ा और अंदर की जाना बढ़ गया। अब्बास जैसे ही पैलेस में कदम रखा तो सबको लॉन्च पे बैठे पाया सिवाय मिकाल साहब के जो आज भी अपनी परी की तलाश में मारे मारे न जाने कहाँ फिर रहे थे। अब्बास पर जब इफा बेगम की नजर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से फट गई। अब्बास की बाहों में हिंसा का वजूद उन्हें किसी अनहोनी का पता दे रहा था। इफा बेगम का सोफे से उठा हुआ देखकर सबकी नजर बेसाता पीछे की जानिब उठी जहाँ अब्बास उसी हाल में हिंसा को लिए खड़ा था। इफा बेगम खुद को संभालते जल्दी से आगे बढ़ी। हिंसा का बेसुध वजूद जहमी होन, चेहरे पर उंगलियों के निशान, उनका दिल न जाने अंदेशे से तड़प उठा था। दिल ने बेसाता सोच की नफी की कि नहीं,
हिंजा की इस हालत का जिम्मेदार आबिस ना हो। इफ़त बेगम के आंसू हिंजा की हालत देखकर सूख गए थे। वो बस साकत आंखों से हिंजा को देख रहे थे, जिसकी सबल स्माइल झिलसी आंखें जुल्म से आते हुए बंद हो गए थे। इफ़त बेगम लड़खड़ा कर गिरते जब इफराल साहब ने उन्हें संभाला। नूर तो हिंजा की तरफ देखते हुए चीख कर रोने लगे थे। आशिया जल्दी से आगे बढ़ता हुआ हिंजा को आपस से लेने लगा, पर उसे पहले ही आबिस साहब को इग्नोर किए हुए सीढ़ियां फैलाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे सबको जैसे सांप सूख गया था। आबा से बात करने का सोचते इफराज साहब जाने ही लगे थे जब सीनों से उतरता दिखाई दिया। आबा से इत्मीनान से सोफे पर टांग रखे नीम दराज हुआ। अफराज साहब गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते एक सेकंड में उसका गिरेबान दबोच गए। जाहिल इंसान, कहाँ से लाए हो मेरी बच्ची को? इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? बताओ आबस सुल्तान, वरना तुम्हारी बोटियां कुत्तों को खिला दूंगा। अफराज साहब दाढ़े थे और गुस्से की वजह से उनका जिस्म कपकपा उठा था। आंखों में अपनी मासूम सी हिंसा का चेहरा घूम रहा था। अबस उनके बाबा मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे की बाबा मुस्कुराते हैं और कुछ जिताते लहजे में वहां खड़े हर शख्स से मुखातब हुआ। नो नो डैड, अपने अल्फाज की तस्दीक लें। वो आपकी बच्ची नहीं बल्कि मेरी बीवी बन चुकी है। हिंजा में काल से हिंजा हाबस सुल्तान बन चुकी है। अगर किसी ने मेरे और मेरी बीवी के दरमियान आने की कोशिश की तो मैं हर रिश्ता बुला दूंगा। आबिस का लहजा अटल था, जिसे वहां पर साहब भी चौंके थे। अफराज साहब उसे मारते हुए जमीन पर गिरा चुके थे, पर आबिस के लब पर सिर्फ एक इकरार था कि हिंसा में काल आबिस सुल्तान की है, सिर्फ उसी की। आशिया उसे मुसलसल मार खाता देखकर बाप को रोकते उन्हें संभालने लगा था, जिस पर खून सवार था। आबिस अपने कपड़े झाड़ता हुआ डीटू की तरह मुस्कुराने लगा। इफत बेगम बेयकीनी से बेटे को देख रही थी कि क्या वाकई खुदा इस तरह भी इंसाफ करता है कि मुकाफाते अमल इस शक्ल में भी सामने आता है। आबिस अपने रूम में आया तो हिंजा को जागते पाया। वो कल ही उसका ट्रीटमेंट करवा चुका था। डॉक्टर ने उसे साथी से बेड रेस्ट का बताया था। आबिस को सामने देते ही हिंजा खौफजदा होने लगी, दिल चाहा भाग जाए। आबिस मुस्कुराता हुआ बेड के पास आ बैठा और लहजे में दुनिया जहां की नरमी समोए हुए हिंजा को पुकारा। जाना। हिंजा शौक की कैफियत में अपनी नीली आंखें उसकी सुर आंखों में गाटे देखने लगी। इतना मीठा लहजा। आबिस उसकी सोच शायद पड़ चुका था, तभी नरमी से उसके हाथ को अपने हाथ में थामता उसे खुद में समेटने में मजबूर कर गया। जाना क्या होता है? अभी हिंसा अपने लिफाफ पूरे करती कि आपस नरमी से उसके निचले लब को कैद किए उसे आंखें मीचने में बहकने पर मजबूर कर गया। हिंसा के लिए यह लम्स अनजान आता। वो अजीब सी कैफियत में गिरी आपस के हाथों पर गिफ्ट सख्त कर गए। आपस का अंदाज बेहात नरमी से मोए हुए था। हिंसा सब भूल गई थी कि उसे कुछ पता नहीं था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दिमाग कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा था तो दिल के कर्ब की तलब कर रहा था। हिंसा को लग रहा था कि वह हवाओं में है। अब्बास नरमी से उसे दूर होता हुआ दूसरे हाथ से हिंदा के बाल बिखेरे बाल सिमटने लगा। हनी, मेरी कोई दोस्त नहीं है। जाना, तुम बनोगी मेरी दोस्त। प्रॉमिस, कभी हर्ट नहीं करूंगा। अपनी जाना को हमेशा याद रखूंगा। देखो, वो जो गुंडा था ना बैड बॉय, मैंने उससे भी तुम्हें छीन लाया हूँ। पटाई भी की बहुत उसके। वो मेरी जाना को हर्ट किया था ना उसने। मैं सॉरी हूँ हनी, लेट हो गया। हिंजा को अब्बास की बात सुनते ही डेविल के साथ गुजरा एक एक लम्हा याद आने लगा। उसकी रंगत पीली पड़ती गई। अब्बास उसके हाथ पर मुस्कुराया। यही तो वो चाहता था कि उसकी आंखों में खौफ। हिंसा नीली आंखों में नमी लिए अब्बास की गर्दन में दोनों बाजू हाल करते उसके सीने से जा लगे। आबिस, वो अच्छा नहीं था। अभी मुझे हर्ट किया उसने। क्या मैंने बुलाया था? अभी सबको बुलाया, अशु को कोई नहीं आया। अभी हनी नाराज है सबसे। तुम अच्छे हो अभी, तुमने उस ड्राइवर से बचाया हनी को। लव यू अभी, लव यू अभी। हनिया के लब्बू से निकलता एक लफ्ज साहब सुल्तान को फाता बनाया गया था। वो जो चाहता था गुजर रहा था। हिंसा के नन्हे से दिमाग में अपने लिए अच्छाई फिट करना उसका मकसद था, जिसे वो बगैर किसी मेहनत से अंजाम दे गया था। हिंसा उसके सीने से लगी सबकी बुराइयां कर रही थी। वो मासूम थी, नहीं जानती थी जिस हैवान के सीने में मुंह छुपाए रो रही है वो एक दिन दिल नोचने में देर नहीं लगाएगा। आबिस कब से उसे ढूंढ रहा था, जो सुबह से उसे छीनने की छुपने से मासूम सी कोशिश कर रही थी, मगर शायद वो आबिस सुल्तान के जुनून से नावाकफ थी। तभी वो हर बार अपनी मासूम हरकतों से आबिस का गुस्सा बढ़ा देते थे। इंतहा में काल उसका करीब आना जैसे हर आते जाते सांसों के मुतरादिफ था। वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मानद उसकी सांसों को खींच लेना चाहता था, मगर अपने तरीके से उसे पूरे पूरे अजियत देते वो अपने नशे को पूरा करना चाहता था। आबिस सुल्तान में सर तासते हुए कमरे से बाहर आया। वो हर जगह उसको देख चुका था जहाँ जगह पाया जाना मुमकिन था, मगर वो खुद भी हैरान था कि उसे कहीं नहीं देख ढूंढ पा सका। मगर उसकी खुशबू वो महसूस कर रहा था कि वो उसके आसपास है, बहुत करीब। आबस नीचे आया और मम्मा से पूछ लेने का सोचता वो चलता हुआ किचन में गया, मगर उसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी फैलने लगी। कदम जमीन पर सख्त हो गए। सामने ही हिजा में काल इत्मीनान से कुछ बनाने में कोशिश में पूरी तरह खोई हुई जतन कर रहे थे। आबस सुल्तान की गहरी नजरें उसकी भीगी कमर से होते हुए उसके बालों में अटकी। हिंसा में काल के भीगे बालों से टप टप करते हुए पानी के गिरते करते देखकर अब्बास सुल्तान के अंदर एक अलग सा तूफान बर्पा हो गया था। वो फूली रगुन से गर्दन को आगे पीछे हका दिए खुद पर जब्त करने लगा, मगर हिंजा में काल हर बार
ہارنا چاہتے ہوئے بھی اس کی حواس پر طاری ہوتے ہوئے اسے پوری طرح سے اپنی جانب مائل کر دیتی تھی۔ عباس اپنے باری قدم اڑاتے ہوئے ہنزا کال کے قریب تر ہوا۔ شاید اس کی نظروں کی تپش تھی یا پھر عباس سلطان کے حواسوں پر طاری ہوئی خوشبو کے ہنزا کال کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ نیلی کان سے گہری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ ہنزا نے اپنے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے انہیں ترک کیا اور پھر اپنے نازک کپکپاتے ہاتھوں کی کپاہٹ پر قابو پانے کے صحیح کرتے وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہوئے۔ عباس اس کا سانس روکنا محسوس کر چکا تھا، مگر اب اسے خود کو اگنور کرتے دیکھ کر اس کے اندر کا ڈیول انگڑائی لیے ہوئے بیدار ہونے لگا۔ مگر عباس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنے آپ پر ضبط کیا۔ کیا بنا رہی ہو ہنی؟ عباس نے جھٹتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہنزا نے بامشکل اسے اپنے لذرتے وجود کو سنبھالا۔ وہ ظالم ہنزا کی پوست کو اپنے سینے سے لگائے اب ہونٹ اس کے بھیگتے کاندھے پر رکھ چکا تھا۔ ہنزا کا روم روم عباس سلطان کے دہتے ہوئے لمس پر مچل اٹھا۔ بھوک لگی تھی تو کچھ کھانے کو عباس سلطان کے بے باک ہاتھ پر اب وہ بڑی دلیری سے ہنزا کے گردن پر چپکے بالوں کو سمٹنے میں مصروف تھا۔ اچھا، میری بھوک کا ذرا احساس نہیں ہے تمہیں اور اپنی بھوک مٹانے کی پڑی ہے؟ جی ابھی آپ کو بھی بھوک لگی ہے؟ وہ معصوم عباس سلطان کے بے باک گہرے لہجے کو سمجھنے سے قاصر اپنی سوچ کے مطابق بولے۔ مجھے کچھ خاص کرنا ہے جو صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ ہنزا نے ناسمجھی سے اپنی نیلی آنکھوں کو پھیلائے مڑتے عباس سلطان کو دیکھا۔ میں کیسے مٹا سکتی ہوں ابھی؟ ہنزا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تم ہی دے سکتی ہو سب کچھ ہنی، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جو عباس سلطان کو چاہیے۔ عباس سلطان کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اچھا چھوڑو یہ سب، میں کچھ لایا ہوں تمہارے لیے۔ اپنے مضبوط ہاتھ میں ہنزا کا نازک ہاتھ مضبوطی سے تھامے مسکرایا تھا۔ مگر اب بھی میرا کچھ نہیں، مما کھا لیں گی، تم چلو میرے ساتھ۔ اس کی بات کرتا عباس اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ہنزا کال کا نازک وجود اس کے ساتھ کھیلتا چلا جا رہا تھا۔ عباس سلطان گہری مسکراہٹ سے مسکراتا ہوا اسے کمرے میں لایا اور مڑتے ہوئے دروازہ لاک کیا۔ ہنزا کی نیلی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ گھبرا کیوں رہی ہو ہنی؟ میں تو تمہارا دوست ہوں نا؟ ہنزا کی گھبراہٹ کو دیکھتا وہ معصومیت سے پوچھتا اس کے قریب ہوا۔ ہاں ابھی آپ میرے دوست ہیں، میں نہیں ڈرتی۔ آپ عباس سلطان کی آنکھوں میں دیتے وہ بامشکل سے مگر بول چکی تھی۔ عباس کے اندر سرور کی لہریں برپا ہونے لگی تھی۔ وہ جمتا مسرور سا ایک دم سے اسے خود نے بیچ کیا۔ ہنزا کی دھڑکنیں ساکت سی ہوئی تھی۔ وہ عباس سلطان کی مضبوط تنگ ہثار میں اس کے سینے سے لگی اس کی قربت میں اپنے اندر ایک الگ سی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ دل جیسے عباس سلطان کی قربت اس کی طلب کو بے چین تھا۔ عباس نے بہت نرمی سے ہنزا کے چہرے کو دیکھا جہاں صرف سکون آباد تھا۔ عباس نے بہت نرمی سے اپنے ہونٹ ہنزا کے تھوڑے سے ذرا اوپر اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب رکھے۔ اس کے لمس میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں جنون بڑھپا تھا۔ ہنزا کا نازک وجود عباس سلطان کے ہر نئے لمس پر مسرور سا ہو رہا تھا اور عباس سلطان اسے ہر بار ایسا چھوتا تھا جیسے وہ بے حد انمول ہو، کوئی کانچ کی گڑیا جس اپنی باہوں کے تنگ ہثار میں قید کرتے تڑپانا صرف اور صرف عباس سلطان کے ہاتھ میں تھا۔ عباس سلطان کی مچھوں کی چبھن پر وہ معصوم کسمسائی مگر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور یہی عباس سلطان کی جیت تھی۔ عباس سلطان نے استحقاق سے اپنا باری ہاتھ اس نازک وجود کے گرد لپیٹتے اسے خود سے قریب تر کیا اور اپنے تشنہ ہونٹ ہنزا کال کی نازک پنکھڑی پر رکھتے ہوئے نرمی سے ان کی نرماہٹ محسوس کرتے اپنے لمس سے ہنزا کال کو اپنے سحر میں جکڑنے لگا۔ ہنزا کال کے سانسوں کو خود میں اتارتے وہ بے حد نرمی سے پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے دور جانے پر بھی ہنزا آنکھیں موندے ہوئے عباس سلطان کو محسوس کر رہے تھے۔ عباس کے ہونٹ اس معصوم کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہنزا عباس کو خود سے دور محسوس کیے ہوئے آنکھیں کھولتے اس کو دیکھنے لگی اور پھر عباس کی گہری نظر کو خود پر ٹکائے ہنزا نے جلدی سے رخ موڑا۔ اس کی یہ حرکت عباس سلطان کو نہ چاہتے ہوئے بھی باری لگ تھی۔ چاکلیٹس لایا تھا تمہارے لیے۔ اپنی پاکٹ سے چاکلیٹس نکالتے عباس سلطان نے اس معصوم کے سامنے کیے جس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے سے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ایسی ہی تو تھی ہنزا کال، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنے والی، کسی بے جان کو بھی تکلیف نہیں دیتی تھی کبھی، اور اس کے برعکس عباس سلطان تھا ایک اندیکھا حیوان جو اس معصوم کی روح کو فنا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چاکلیٹس ابھی آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ہنزا نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ان چاکلیٹس کو تھاما تو اس کے نازک ہاتھ کے لمس پر عباس نے باغور ہنزا کال کی مہروتی نرم و نازک انگلیوں کو دیکھا۔ ابھی اشو بھیا کو بھی دے دوں ایک؟ ہنزا کال جو اس وقت سر تا پاؤں اپنے بیگے وجود سے اس کے سامنے کھڑی عباس سلطان کے ضبط کا کڑا امتحان لیتی اور آپ اس کی بات سنتے عباس سلطان کے ماتھے پر تیزی سے بال نمایاں ہوئے تھے۔ عباس سلطان کی نظریں ہنزا کے چاکلیٹ سے بڑے ہوئے ہونٹوں پر تھی اور وہ سرد سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اس کے نزدیک ہونے لگا۔ ہنزا اس کے تاثر سے سہمی بھی پیچھے ہونے لگی تھی مگر وہ معصوم انجان تھی کہ عباس سلطان اسے زمین سے بھی کھودنے نکال کر واپس اپنے سامنے لا سکتا ہے۔ اس وقت وہ جیگتی جاگتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے ان لبوں سے میرے سوا کسی کا ذکر سننا سخت ناپسند ہے عباس سلطان کو۔ جو چیز تمہیں میں دوں اسے اپنے پاس رکھو تو ٹھیک، اگر کسی دوسرے کو دینے یا نظر انداز کرنے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنے غصے سے لبریز سرخ آنکھوں کو ہنزا کال کی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں
गाते हुए वह सर राधन में लहजे में बोला। हिंजा ने जल्दी से सर हाँ में हिलाया। वो आबी को किसी सूरत नाराज नहीं कर सकती थी, अभी तो इन दोनों की दोस्ती हुई थी। कुछ समझ आई? आबी सुल्तान हिंजा में काल के पीछे होते हुए दीवार से लगने पर अपने हाथ उसके दाएं बाएं जुमाई गहरे लहजे में इस्तफसार करता। अपना बाएं हाथ उसके अंगूठे से हिंजा के निचले होंठ पर लगी हुई चॉकलेट को रगड़ते साफ करने लगा। हिंजा आबी सुल्तान के खुरदरे सात अंगूठे के लम्स को अपने होंठों पर पाते हुए डरते आंखें मीची, तेज सांस लेती अपना तनफस बहाल करने की सही करने लगी। हनी, मैंने कुछ पूछा है। हिंजा में काल का मसलसल खामोश रहना आबी सुल्तान को जरा भी नहीं पाया था। तो आप अपना अंगूठा उठाएंगे तो मैं ही बोलूंगी ना। हिंजा में काल ने आंखें फैलाई उसे अपने होंठ की जानब इशारा करते हुए कहा तो आप बस उसके होंठ उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए। अगर आपको चॉकलेट खानी है तो मुझसे ले लें। हिंजा का लगा कि शायद वह चॉकलेट खाना चाहता था, जब भी हिंजा के होंठों पर लगे चॉकलेट को उतार रहा था। हिंजा ने चॉकलेट उसके सामने करते हुए कहा तो अब्बस ने आईब्रोज करते हिंजा में काप के मासूम चेहरे को देखा। नहीं हनी, तुम खाओ, मैं खा लूंगा। अब्बस ने अंगूठा मुंह में रखते हुए कहा तो हिंजा ने तो आंखें फैलाई आबिद सुल्तान को देखा। अभी मुझे खाना है। हिंजा ने चमकती आंखों से आबिद सुल्तान के अंगूठे को देखा जैसे वो मुंह में दिए हुए था। नहीं, तुम जैसे खा रही हो ना वैसे ही खाओ, मैं अपने तरीके से खाऊंगा। आबिद सुल्तान ने इस्तहाक से हिंजा में काक को अपने गिफ्ट में लिया तो हिंजा ने बागौर आबिद सुल्तान के हसीन चेहरे को देखा। आबिद से हिंजा के हाथ से चॉकलेट लिए हिंजा में काके गालों और फिर उसकी नाक पर लगाई। हिंजा की आंखों में देता हुआ मुस्कुराया और फिर शिद्दत से झुकते इस गालों पर लगी चॉकलेट को अपने होंठों से चूमते हुए हिंजा में काक को लजरने पर मजबूर कर गया। हिंजा आंखें मूंदे हुए अपने चेहरे पर आबिद सुल्तान की ज्यादा लम्स को महसूस कर रही थी। आबिद सुल्तान ने नरमी से हिंजा की नाक से होते हुए उसके होंठों पर अपनी दहती गिरफ्त में लिया। हिंजा में काक अपनी सांसों में उलझी आबिद सुल्तान की दहती सांसों को महसूस करती मदहोश होने लगी थी। आबिद सुल्तान का नरम लम्स उसे अल्लाह की दुनिया में ले गया था। जबकि आबिद सुल्तान अपनी मोहब्बत का सैर पूंघता हुआ नरमी से पीछे हुआ तो हिंजा में का लंबे लंबे सांस भरते हुए अपना तनफस बाहर करने लगी। आबिद सुल्तान की निगाहें हिंजा में का के चेहरे पर अपनी शिद्दतों के निशानों पर थी। अभी मुझे भी खानी है। हिंजा में का ने आंखें झुकाए एक नई फरमाइश की थी, मगर वह भूल चुकी थी कि वह खुद ही इस टेबल को अपनी मासूम हरकतों से जुगा रही थी, जिसकी शिद्दतें हिंजा में काल की सांस रोक दिया करते थे। तो खा लो। आबिद सुल्तान ने अपनी महमूद निगाहों से हिंजा में काल के हसीन चेहरे को देखकर इजाजत दी तो हिंजा मुस्कुराते हुए चॉकलेट उसके गालों पर लगा गई। आबिद की आंखों में सुर्खी उतरने लगी, जिसे अंजाम वह मासूम पांव ऊंचे किए हुए आबिद सुल्तान के अंदाज में उसके गाल पर लगी चॉकलेट को अपने होंठों से साफ करने लगे। हिंजा में काल के नरम नाजुक होंठों के लम्स को अपने गाल पर महसूस करता आबिद सुल्तान आंखें मूंदे सुकून खुद में उतारने लगा। हिंजा में काल खिलखिलाती हुई अपनी हरकत पर खुद ही मुस्कुराती हुई पीछे हुई थी, मगर वह मासूम अनजान थी कि वह किस तरह इस डेवल की कैद में खुद को हसार में उलझा रही थी। क्या आप ठीक हैं? आशा की मुतफक्कर सी आवाज़ पर नूरलैन ने जड़ से गर्दन मोड़े आशा सुल्तान को देखा, जिसकी आंखों में जलती परेशानी नूरलैन को अजीब से कशमकश में मुतला कर दी। नहीं, ठीक हूँ मैं। आशिर उसे गाल छोड़ने जा रहा था, मगर नूरलैन को अपने ऊपर टिकी आशिर सुल्तान की नजरें अजीब सी बेचैनी में मुतला कर रही थी। नूरलैन की बेचैनी घबराहट आशिर सुल्तान से महसी नहीं रही थी, मगर वो चाहता था कि नूरलैन से खुलकर बातें करे। जो कशी उसे इस लड़की में महसूस हुई थी, वो आज तक अपने अंदर ऐसे जज्बात को महसूस नहीं कर पाया था। आपके घर में कौन कौन रहता है? गाड़ी रिवर्स करते हुए आशिर ने बात बढ़ाने को सवाल दागा, जबकि नूर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाए उसे हैरत से देखा। आशिर तो उसकी निगाहों से ही घायल बामुश्किल उसे अपनी नजरें चुरा गया था, वरना उसे लगा था कि आज ये लड़की उसे अपनी निगाहों से कत्ल कर देगी। मामा, बाबा और मैं, हम तीन इंसान रहते हैं। नूरलैन ने खिड़की से बाहर देते हुए जवाब दिया, जबकि आशिर सुल्तान तो इस नाजुक वजूद की बिजली से खुशबू को अपने हवासों पर ताड़ी हुआ महसूस करता सर झटक गया। आगे क्या करने के इरादे हैं आपके? मतलब आगे पढ़ना चाहती हैं आप या फिर नहीं? नूरलैन को लगा कि आज वो किसी पुलिस इन्वेस्टिगेटर के हाथ लगी है, जो बार बार सवाल करता न जाने क्या जानना चाहता था। अब भी सोचा नहीं, नूरलैन ने दांत पीसते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों की सुर्खी देखकर आशिर सुल्तान समझ गया कि मैडम गुस्सा हो रही हैं। अच्छा, तो क्या आपका रिश्ता हुआ है? मतलब आशिर को समझ नहीं आ रही थी और वो बात कहाँ से शुरू करे। मिस्टर सुल्तान, आप मुझे बता दें अपने सवाल, मैं गार्ड साहब का जवाब लिख कर ले आऊंगी। नूरलैन ने मीठा से तर्ज किया तो आशिर ने लब दांतों तले दबाया। वहां हुआ कुछ कहता कि गाड़ी एक जोरदार झटके से बैलेंस खराब होने पर रुकी। नूरलैन इस अचानक झटके पर जगह से उछलते हुए आशिर सुल्तान के चौड़े कांधे से टकराई। अपने कांधे पर इस नरम व नाजुक वजूद को महसूस करते आशिर सुल्तान की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। दिल तेजी से धड़कता जैसे बाहर आने को था। नूरलैन ने जड़ से आंखें खोली तो खुद को यूं आशिर सुल्तान को इस कदर नजदीक देखा और फौरन से पीछे हुई थी। आशिर जो बेएहतियात सा उसे देख रहा था, फौरन से अपनी निगाहों का जाविया बदला। गाड़ी को क्या हुआ हो गया है? नूरलैन ने डरते हुए गाड़ी के रुकने की वजह पूछी तो उससे डरने पर आशिर के माथे पर बैल नमूदार हुए थे। शायद खराब हो गया, मैं देखता हूँ। आशिर ने जल्दी से कहा और फिर बाहर निकलता हुआ वो गाड़ी चेक करने लगा।
नूरुल्लाह का चेहरा होश से लट्ठे की मानो सफेद हो गया था। वो उंगलियां चटहाते हुए अपने डर पर काबू पाने लगे। क्या हुआ है? प्लीज मुझे घर जाना है। आशर के अंदर आने पर नूरुल्लाह ने बेकरारी से पूछा। आशर ने सर्द सांस हवा के सुपुर्द करते हुए नूरुल्लाह की होशदा पानी से बड़ी हुई निगाहों में देखा। रिलैक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है नूर, गाड़ी खराब हो गई है, मैंने दूसरी गाड़ी मंगवाई है। आशा ने उसे पुरस्कून करना चाहा था, जो लट्ठे की मानस सफेद पड़ती आंखों में ढेरों आंसू लिए उसे ऐसे थी जैसे आखिरी सांस ले रही हो। बाबा के पास जाना है मुझे। नूरुल्लाह ने डरते हुए आशा को देखते हुए रोने जैसी हुई थी। आशा के लिए उसके आंसू देखते हुए खुद पर जब्त करना मुश्किल था। जब भी आशा सुल्तान ने एकदम अचानक से नूरुल्लाह के कमर को थामते हुए झटके से उसे खुद से करीब तर किया था। नूरुल्लाह ने आशा सुल्तान का उसे बेइंतहा करीब देखकर अपनी कमर पर उसकी दहती गिफ्ट महसूस करती सांस रोक के आंखें फैलाए उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में सख्त तासरात थे। उससे पहले कि मेरा जब्त टूटे और मैं कुछ गलत करूं, अपने आंसू साफ करो नूर। नूरुल्लाह के चेहरे पर अपनी सुलगती हुई सांसें छोड़ते हुए जब्त करता हुआ बोला, मगर लहजा सहज था। नूरुल्लाह ने फौरन से उसे खुद से दूर किया। आशा ने दांत पीसते अपने आप को काबू किया, वरना दिल का हाल बुरा हुआ पड़ा था। नूरुल्लाह ने डरते जल्दी से आंसू साफ किए, मगर उसके वजूद की कपवाहट आशर सुल्तान बाहुबी महसूस कर पा रहा था। गाड़ी के खामोश माहौल में इन दोनों की तेज दरती हुई धड़कनें बिखर रहे थे। उतरो। सामने से आती गाड़ी को देखकर आशा ने जल्दी से कहा, मगर अब की बार उसे देखा नहीं था। नूरुल्लाह सुनते जल्दी से गाड़ी से उतरी थी। आशर सुल्तान उसे लिए दूसरी गाड़ी के जाना बड़ा था और चाबियां ड्राइवर को दिए वो खुद ड्राइव करता हुआ उसे घर ड्राइव करने निकला था।